मां शारदे के सुपुत्र सुपुत्रियों का आपके अपने चहेते चैनल साहित्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा बहुत नजदीक है और इस परीक्षा में हमें 100% नंबर लाने के लिए, यानी अच्छे से अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपके विद्यालयों में अभी आपके गुरुजन, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। उसी कड़ी में मैं भी आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक शेर से आप सभी को संबोधित करना चाहूंगा। 2 लाइनें आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं पढ़ना चाहूंगा और वो लाइनें होगी कि सजती रहे खुशियों की महफिल, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे। सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे। आप सभी अपने जीवन में इतने खुश रहें, आप सभी अपने जीवन में इतने खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे, हर खुशी आपकी दीवानी रहे। प्रिय विद्यार्थियों, जो परीक्षा नजदीक आती है तो प्रत्येक विद्यार्थी के मन में यह सवाल उठता है। हर एक विद्यार्थी के मन में ये सवाल उठते हैं, कैसे कि पेपर कैसा होगा। आज हम बहुत अधिक बातें करने वाले हैं। आपका जो 30 मिनट का समय, 30 मिनट के समय में मैं ये समझता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, 100% अंक हम प्राप्त कैसे करें, परीक्षा में हम कैसे अपना 100% रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, 100 नंबर प्राप्त करने के लिए क्या क्या तकनीक अपनाएं, ऐसी कौन सी बातें हैं या ऐसी कौन सी भूलें हैं जो विद्यार्थी अक्सर करते हैं, जिससे अच्छी तैयारी होते हुए भी वे संपूर्ण अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। विद्यार्थी के मन में होता है कि पेपर कैसा होगा, मुझे ऐसा लगता है मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, कुछ भी याद नहीं है पढ़ते हुए। कई बार विद्यार्थी जो परीक्षा नजदीक आती है उनके दिमाग में ऐसे विचार आते हैं। तो इन सब बातों का निराकरण आज करेंगे। इतने कम समय में कैसे पढ़ा जाए। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि जो मैंने पढ़ा है उनमें से प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे 100 में से 100 अंक प्राप्त करने हैं, क्या करूं, कैसे करूं। अब तो 20 ही दिन रहे हैं, सारे विषय कैसे पढ़ूं, इस तैयारी का टाइम टेबल कैसे बनाऊं। ये सब बातें आप सभी विद्यार्थियों के मन में आती है, चाहे विद्यार्थी कला का हो, चाहे वाणिज्य का हो, चाहे विज्ञान का हो। इन सभी विद्यार्थियों के लिए यह जो वीडियो है समान रूप से उपयोगी है, समान रूप से उपयोगी। ये सब बातें हमारे मन में क्यों आती है? जब हमने पढ़ा है, पढ़ाई की है पूरी साल, तो हमारे मन में सबसे पहली बात है, हाँ, हमारा हौसला है वो बुलंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हौसला बुलंद होना चाहिए। आपने सुना होगा कि जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, मगर जो स्वयं रास्ता बनाए वही इंसान है, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं कि आपके इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, इन प्रश्नों को हम कैसे हल कर पाएंगे। इन सभी प्रश्नों पर हम दृष्टिपात करते हैं, कला, वाणिज्य और विज्ञान सभी के लिए। तो अपने मन में ही आज हम किस विषय पर बात करेंगे, परीक्षा में प्रश्न पत्र को कैसे हल करें, 100 में से 100 अंक प्राप्त करने के लिए क्या करें, 20 दिनों में सभी विषयों का संपूर्ण पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ें, ये जो पाठ्यक्रम है इसको कैसे पढ़ें, संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए समय विभाग चक्र किस प्रकार बनाएं। 3 बातों पर, ये मात्र 3 बातें हैं, इन 3 बातों पर हम आज दृष्टिपात करेंगे, चर्चा करेंगे कि हमें इन बातों का अध्ययन करने के लिए। बहुत बार हमने देखा है कि एक विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी कक्षा में होते हैं और दोनों विद्यार्थी अच्छा पढ़ते हैं, दोनों विद्यार्थी अच्छा पढ़ते हैं। परीक्षा में एक विद्यार्थी के 5 अंक कम आ गए, एक के 5 अंक ज्यादा आ गए, और फिर वो सोचता है कि ये विद्यार्थी मुझसे होशियार नहीं था, यानी अपनी दृष्टि में वह उसे समान मानता है। फिर भी उसके 5 अंक अधिक कैसे आ गए, 10 अंक अधिक कैसे आ गए, ये कक्षा में टॉप कैसे हो गया। जबकि जितने हमारे स्थानीय जो टेस्ट होते थे, उन टेस्ट में, उन परीक्षाओं में तो इस विद्यालय का टॉपर मैं था, जबकि ये विद्यार्थी टॉप कैसे कर गया। बहुत सारी ऐसे बातें होती है, लेकिन इन सब बातों में ये सब बातें कहां डिपेंड करती है, आपका जो 3.25 घंटे का समय होता है पेपर का, उस पेपर को अटेंड करते समय जो बातें आप ध्यान में रखेंगे, अगर उन पेपर को अटेंड करते समय आप
जब सावधानियां रखेंगे तो उन सावधानियों के आधार पर आपके निश्चित रूप से 10% अंकों का इजाफा हो सकता है। एक विद्यार्थी 90% अंक प्राप्त करने वाला 100 अंकों के करीब पहुंच सकता है। उसके लिए हमें क्या करना है? ऐसी कौन सी तकनीक है जिसके माध्यम से हम 90% वाला विद्यार्थी है वो 100% तक पहुंच जाए? तो प्रश्न पत्र को हल करते समय हमें कौन सी सावधानियां रखनी है? इन सब सावधानियों पर बात करने के लिए हम सबसे पहले देखिए, हम समय विभाग चक्र भी बनाएंगे कि हम हमारा अपना जो टाइम टेबल है वो बनाएंगे कि 20 दिनों में हम इसको कैसे पढ़ेंगे। 20 दिनों में पूरे पाठ्यक्रम, पूरा पाठ्यक्रम का मतलब है 3 तो आपके ऑप्शनल और 2 आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट। इन सभी को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, किस प्रकार समय विभाग चक्र बनाएंगे, कितने समय उठना है, कितने समय पढ़ना है, किस समय हमें रेस्ट करनी है, वो सब बातें हम करेंगे। इसके लिए देखिए चलते हैं कि सबसे पहला जो बिंदु है, सबसे पहले बिंदु पर हम चलते हैं। देखिए, आपने साल भर पढ़ा है, साल भर पढ़ा है, साल भर पढ़ने के पश्चात आपने पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा, क्या कि कदम दर कदम चलो कि निशान बन जाए। कदम दर कदम चलो कि निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। पढ़ते तो सभी हैं मगर इस तरह पढ़ो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाए। आने वाली पीढ़ियां याद करें कि उस विद्यार्थी ने किस प्रकार अध्ययन किया था जो कक्षा में टॉप आया था, राजस्थान को टॉप कर गया था। तो उस श्रेणी में हम आए तो कैसे आए? बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो एक 90% वाला और 95% वाला, या 95% विद्यार्थी और जिसके 99% अंक बने हैं, दोनों की IQ बराबर होती है, इनमें कोई फर्क नहीं होता। लेकिन मात्र फर्क होता है तो थोड़ी सी तकनीकी कमियां रह जाती है उत्तर हल करते समय, जिससे वह विद्यार्थी कुछ अंक कम प्राप्त हो जाते हैं और एक विद्यार्थी टॉप कर जाता है। दोनों की IQ बराबर है, दोनों ने अच्छा अध्ययन किया है, क्योंकि तभी तो वो 95% अंक प्राप्त कर पा रहा है। नंबर तो 4 का ही फर्क है, लेकिन उस फर्क को, यानी ये 4 अंकों को फर्क क्यों आया? 95 के बाद में यदि 1 अंक का भी फर्क आता है तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे मान लो एक विद्यार्थी 50% तक तो आसानी से आ जाते हैं, लेकिन जो जो आगे बढ़ते हैं 60, 70, 80 या 80 के बाद में 81, यानी ये 1-1% जो है वो भी बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। उनके लिए बहुत सारी तकनीकियां काम में लेनी चाहिए। तो वो तकनीकियां क्या? सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कि प्रश्न पत्र को कैसे हल करें। प्रश्न पत्र हल करते समय हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि 100 में से 100 अंक प्राप्त करने के लिए हम क्या करें। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। संपूर्ण पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। अगर मान लो आपका पाठ्यक्रम ही तैयार नहीं है, पाठ्यक्रम ही तैयार नहीं है, तो आप कैसे टॉप कर पाएंगे? आपने सुना है, आपने एक शेर सुना होगा कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कहने का अर्थ यह है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम, यानी जैसे मान लो आपने देख लिया कि मुझे, जैसे आपके अभी जो आपका संशोधित पाठ्यक्रम है, हम मान लेते हैं कि आपके 20 पाठ हैं और आपने 16 पाठ की तैयारी कर ली, 4 पाठ को छोड़ दिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं 100% अंक लाऊंगा? सबसे पहली बात है आपको इस संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी होनी चाहिए। तैयारी आपकी संपूर्ण पाठ्यक्रम की होनी चाहिए, सारगर्भित तैयारी होनी चाहिए। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ा हुआ होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है आपका लेखन। आपका लेखन बहुत काफी हद तक आपके जो मार्क्स हैं उनको प्रभावित करता है, आपके अंकों को, आपकी सफलता को प्रभावित करता है। कैसे? सबसे बड़ी बात है कि आपके अक्षर स्पष्ट होने चाहिए।
आपकी जो लेखन शैली है उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। अक्षर जो आप लिख रहे हैं, चाहे आपके अक्षर सुंदर नहीं है, लेकिन परीक्षक के पढ़ने में आना चाहिए। जैसा वो पढ़ सकता है वैसा लिखना चाहिए। अब यदि आपसे मैं कहूं कि आपको बहुत ही सुंदर लिखना चाहिए, बहुत ही धीरे धीरे लिखना चाहिए, नहीं, क्योंकि पेपर में प्रश्न इतने होते हैं। जैसे मान लो आप हिंदी के प्रश्न ले लें, 28 प्रश्न होते हैं। 28 प्रश्नों को 3.25 घंटे में यदि आप हल करते हैं तो 3.25 घंटा पूरे लग जाते हैं। यदि आप धीरे धीरे करते हैं तो वो पेपर अटेंड नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल धीरे धीरे लिखें, लेकिन अक्षर स्पष्ट होने चाहिए, उनमें स्पष्टता जरूरी है। परीक्षक के समझ में आने वाला होना चाहिए आपका लेखन। आपके लेखन में शब्द सीमा में लिखना है। शब्द सीमा में, उत्तर किस में लिखना है? शब्द सीमा में लिखना। जैसे उत्तर में 60 शब्द आए हुए हैं तो 60 शब्द से आप 70 शब्द तो लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने 120 शब्द उसमें लिख दिए। 120 शब्द लिखने से आपका जो उत्तर है परीक्षक के समझ में नहीं आएगा। जो उत्तर आप कहना चाह रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। उत्तर आप लिख रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट, उसमें तारतम्यता होनी चाहिए। जो बात पहले लिखनी है वो पहले लिखनी चाहिए और बाद में लिखनी है वो बाद में लिखनी चाहिए। एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हिंदी में ही हम किसी कवि का परिचय लिखते हैं। परिचय लिखते हैं तो परिचय लिखते समय हम सबसे पहले उसकी रचनाएं लिख देते हैं, फिर उसका जन्म लिखते हैं, या सबसे पहले उसे कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ वो लिख देते हैं। ऐसा नहीं, सबसे पहले उसका जन्म होना चाहिए, फिर उसकी रचनाएं होनी चाहिए, रचनाओं के बाद में उसकी भावार्थ जो बातें हैं वो होनी चाहिए, उसे कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ, उसकी कौन सी शैलियां थी, और भी उसे यदि किसी नाम से उपनाम से पुकारा जाता है तो वो होना चाहिए। तो ये सब होना चाहिए, अन्यथा हमारे जो उत्तर है उस उत्तर में तारतम्यता नहीं रहेगी। तारतम्यता नहीं रहेगी तो क्रमबद्धता टूट जाएगी, और क्रमबद्धता टूटते ही परीक्षक जो है वो भांप जाएगा कि इसे पूरा याद नहीं है। लेखन स्पष्ट होना चाहिए, शब्द सीमा का ध्यान रखना है, शब्द सीमा में ही आपको लिखना है, स्पष्ट लिखना है। देखिए, तीसरी बात बहुत अच्छी बात है, जो प्रश्न अच्छी तरह से याद हो उसे सर्वप्रथम हल करें। जैसे 28 प्रश्न है, 28 प्रश्नों में मान लो आपको 20वां प्रश्न अच्छी तरह से आ रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से आ रहा है, तो आप उस प्रश्न से हल करें, उसी प्रश्न से हल करें। यदि ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो 28वां प्रश्न, यानी क्योंकि मेरिट वाले जो विद्यार्थी होते हैं, 80% से ऊपर वाले विद्यार्थी होते हैं, उनके लगभग प्रश्न है वो सारे ही आते हैं, तो आप एक से भी शुरू कर सकते हैं। यदि पहला प्रश्न आपको अच्छी तरह से आ रहा है तो आप पहला प्रश्न से शुरू करें। जो प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद है उससे शुरू करें। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गलतियां करते हैं। किसी उत्तर में विशेष बिंदु या कोई तथ्य होता है तो उसे रेखांकित करना है। जैसे मान लो आपने यशोधरा की विशेषताएं लिख रहे हैं, यशोधरा की विशेषताओं में जैसे एक बिंदु है उसका आदर्श भारतीय नारी, आदर्श भारतीय नारी। अब इसके नीचे अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करके इस तीर का निशान करो, फिर यहां से लिखना शुरू करो, ताकि क्या है कि परीक्षक के देखते ही ये समझ में आ जाएगी कि इसने क्या लिखा है। अब जैसे मान लो आप किसी का परिचय लिख रहे हैं, परिचय में किसी विशेष बात को आप लिख रहे हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने से सीधा परीक्षक की जो नजर है उस बिंदु पर चली जाएगी और परीक्षक ये जान जाएगा कि विद्यार्थी ने कितना अच्छा लिखा। तो ये तकनीकियां हैं, छोटी छोटी तकनीकियां हैं। उत्तर पुस्तिका में अनावश्यक बातें नहीं लिखें। बहुत सारे विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं देखी जाती है जिनमें अपना नाम लिख देता है, कोई मोबाइल नंबर लिख देता है, कोई अपना पता लिख देता है, कोई कुछ रिक्वेस्ट लिख देता है, कोई जैसे मान लो ओम गणेशाय नमः लिख देता है। तो ये सब लिखना गलत है। ये लिखने से परीक्षक जो होता है, कॉपी चेक करने वाला, उसके दिमाग पर उल्टा असर पड़ता है। इसलिए इस प्रकार का कोई संकेत उत्तर पुस्तिका में नहीं होना चाहिए। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण संबंधी त्रुटियों का ध्यान रखें। और भाषा के जो विद्यार्थी हैं, भाषा का मतलब है कि जैसे आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो भी आपकी एक भाषा है, हिंदी चाहे कंपलसरी है यानी लो है लैंग्वेज। भाषा के जो विद्यार्थी हैं और भाषा के साथ साथ साहित्य के जो विद्यार्थी हैं,
उन विद्यार्थियों के लिए व्याकरणीय त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ये त्रुटि बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। भाई जैसे मान लो इंग्लिश का विद्यार्थी है, अब वो सेंटर शब्द लिख रहा है, अब सेंटर आपने ऐसे लिख दिया, आपने किसी ने ऐसे लिख दिया, किसी ने ऐसे लिख दिया, यानी CENTER लिख दिया, CENTRE लिख दिया, CENTAR लिख दिया, तो ये सब क्या है पढ़ने में, यानी उनमें से कौन सी, ये कैसे हम सुधार सकते हैं, कैसे सुधारें कि वो त्रुटि रहे नहीं, त्रुटि नहीं रहे, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, चाहे पंजाबी हो, उर्दू हो, चाहे संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, उस भाषा को पढ़ते समय शब्द को गौर से देखें। शब्द जो है उस शब्द को हमें अच्छी तरह से देखना चाहिए कि शब्द की रचना किस प्रकार हुई है, शब्द की वर्तनी क्या है, इसमें छोटा बड़ा क्या है, उस शब्द की रचना को हमें अवश्य देखना चाहिए। व्याकरणीय त्रुटि हमारे नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे जैसे हिंदी में हम लिख रहे हैं, हिंदी में जैसे एक फीचर शब्द है, एक ऐसे लिख दिया, एक ने ऐसे लिख दिया, अब इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है। अब जैसे मान लो फीचर ऐसा होगा, ये सही होगा, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इसको लिख देते हैं तो ये गलत हो जाता है। तो इस प्रकार की बातें भी बहुत महत्व रखती है, क्योंकि व्याकरण जो है परीक्षक चेक करने वाला ये भी देखता है कि विद्यार्थी को वर्तनी का कितना ज्ञान है। वर्तनी का ज्ञान हमें ध्यान रखना है, जहां तक हो सके शब्दों की वर्तनी है वो हमें शुद्ध ही रखनी है। अब शुद्ध वर्तनी का मैंने बता दिया कि कैसे शुद्ध वर्तनी होगी। उत्तर पढ़ते हैं, अभी भी आपके पास बहुत सारा समय, एक बार तो आप सारे पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे, तो आप क्या करेंगे, जो भी आप शब्द पढ़ते हैं तो उस शब्द को ध्यान से देखें कि ये शब्द लिखा हुआ कैसे है। संयोजक शब्द और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना है। अब एक विद्यार्थी, जैसे हम संयोजक में जैसे मान लो और शब्द लेते हैं, और है, तथा है, क्योंकि है, इसलिए है, चूंकि है, बहुत सारे ऐसे संयोजक शब्द जिनसे हम वाक्यों को जोड़ते हैं। अगर इनका अनावश्यक प्रयोग करेंगे, अनावश्यक प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, अनावश्यक प्रयोग करेंगे तो यानी उस भाषा में तारतम्यता नहीं रहेगी, भाषा में शुद्धता नहीं रहेगी, भाषा जो है वो आपकी शैली अच्छी नहीं रहेगी। तो इसलिए संयोजक शब्दों का प्रयोग यथास्थान ही करना, उचित प्रयोग ही करना। यह नहीं कि आप जैसे मान लो आपने पूर्ण विराम लगा दिया, पूर्ण विराम के बाद में और से शुरू कर रहे हैं, और जैसे मान लो यहां फिर बाद में पूर्ण विराम लगा दिया और से शुरू करते हैं, तो वो क्या हो गया, ये गलत है। पूर्ण विराम के बाद हम कभी भी ये संयोजक शब्दों से शुरू नहीं करते हैं। तो इस प्रकार ये विराम चिन्हों का भी ध्यान रखें। जैसे मान लो एक शब्द है सूची, हिंदी में ही देख रहे हैं अपन। अब जैसे एक सूची ये लिखा हुआ है, एक सूची ये लिख दिया, एक सूची ये लिख दिया, तो ये गलत है ना, ये सूची सही है। लेकिन ये अब जब हम ध्यान देंगे कि ये सूची कैसे लिखा हुआ है, तब हमारा ध्यान रहेगा कि हाँ सूची, एक उच्चारण जो आपका है वो परफेक्ट होना चाहिए, अर्थात सही उच्चारण होना चाहिए। यदि आप इसको सूची पढ़ेंगे तो आप छोटा ही लिखेंगे, जबकि सूची है ये, तो सूची है तो बड़ा ही लिखेंगे। जब हम उच्चारण, हिंदी का अर्थ है कि हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। यदि हम छोटा पढ़ेंगे तो छोटा ही लिखा जाएगा, बड़ा पढ़ेंगे तो बड़ा लिखा जाएगा। 8वां बात है कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न 28 है तो 28 प्रश्नों के उत्तर देंगे। एक विद्यार्थी जो ये चाहता है कि 100 में से 100 अंक प्राप्त हो, तो आपके उत्तर 28 के 28 होने चाहिए। अब कैसे, कई बार कई विद्यार्थी कहते हैं कि मैं तो भूल में छोड़ के आ गया। पेपर में आप अच्छी तरह से छोटे छोटे निशान लगाते रहे। जो प्रश्न आपने कर लिया छोटा सा निशान लगा दिया, जो प्रश्न कर लिया छोटा सा निशान लगा दिया, या मान लो आपके ध्यान में होना चाहिए, जैसे ये पॉइंट लगा दिया कि मैंने ये प्रश्न कर लिया है। अब एक बार जब आप पूरे कर लेते हैं और जैसे मान लो आधा घंटा शेष रह गया है, अब आधे घंटे में आपको प्रत्येक कॉपी को मिलाना है। कॉपी में कौन कौन से प्रश्न किए, कैसे किए हैं, और उनका जो क्रम है वो सही लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। एक प्रश्न, जैसे मान लो आप 20वें प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और आपने यहां लिख दिया प्रश्न 18 का उत्तर, जबकि उत्तर आप कौन से प्रश्न का दे रहे हैं, 20वें प्रश्न का दे रहे हैं, और आपने यहां लिख दिया 18। अब परीक्षक क्या चेक करेगा, परीक्षक तो 18 देखेगा कि ये 18 के लिए तो गलत है। हाँ, हो सकता है कई बार परीक्षक के ध्यान में आ जाए तो वो आपको पेन स्लिप मान करके, भाई पेन स्लिप हो गया,
इसकी वजह से इसने उत्तर तो ये 20वें का है लेकिन ये 18वें का लिख दिया, तो उसे सही करे तो वो उनकी एक कृपा है, और नहीं करे तो नहीं करे। आपने 18वें का उत्तर जो लिखना था वो उत्तर आपने लिखा नहीं है। फिर आप जैसे मान लो चाहेंगे कि मेरी कॉपी में नंबर इतने कम कैसे आए, आप वापस पुनर्मूल्यांकन करवाते हैं, पुनर्मूल्यांकन करवाते हैं तो भी उसमें कोई अंक बढ़ते नहीं है और नो चेंज लिख करके फिर आ जाता है। फिर आपको लगता है कि मेरी कॉपी में गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी यहाँ नहीं हुई है, गड़बड़ी आपके द्वारा जो प्रश्न अटेंड करने में हुई है। प्रश्न अटेंड करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रश्न, जिस प्रश्न का उत्तर हम लिख रहे हैं वही संख्या हमें लिखनी है। सभी प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। प्रत्येक प्रश्न का, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हम खुद सोच कर दे सकते हैं। अब एक प्रश्न आपने रटा हुआ प्रश्न है, रटी हुई बात को कभी नहीं लिखना है। रटी हुई बात से क्या होता है कि विद्यार्थी के लिए घातक हो जाता है। जैसे मान लो आपने एक उत्तर रट रखा है, एक लाइन के 2 शब्द भूल गए, आप वहीं अटक गए। इसकी बजाय आप प्रश्न को समझो, समझ करके अपनी शैली में उत्तर दो, अपने शब्दों में उत्तर दो, तब क्या है कि वह उत्तर आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की काट छांट नहीं करें। उत्तर पुस्तिका में जैसे मान लो बहुत ज्यादा काट छांट कर देते हो तो उससे भी क्या है कि आपके अंकों में आपका जो परिणाम है उसमें असर होता है। परीक्षक देखता है जिसमें आपकी अनुशासनहीनता, आपकी लापरवाही, यूं कह सकते हैं अनुशासन। आप जानते हैं कि अनुशासन, जैसे अपने विद्यालय में एक अनुशासित विद्यार्थी होता है तो उस विद्यार्थी की कितनी इज्जत होती है। अनुशासित विद्यार्थी को अध्यापक कितने अच्छे रवैये से देखते हैं, कितने अच्छी नजरों से देखते हैं कि बहुत अच्छा विद्यार्थी है। इसलिए ये अनुशासन जो है ये हमारे लेखन में भी काम आता है। जब हम अनुशासित होकर के लिखते हैं तो किसी प्रकार की काट-छांट होती ही नहीं है और काट-छांट करनी भी नहीं है। कॉपी में अपने रोल नंबर अच्छी तरह से लिखने हैं और कॉपी में ऊपर ही कोई काट-छांट नहीं करनी है। पेन, जैसे मान लो आप जिस पेन से लिख रहे हैं संभवतः आप पेन चेंज करें ही नहीं। यदि आप स्याही चेंज करते हैं, उत्तर लिखते लिखते आपने स्याही चेंज की है, स्याही चेंज करते हैं तो क्या करना है आपको? स्याही चेंज करते हैं तो आपको, जैसे सील लगाने वाले आते हैं आपके, जो वहां पर जो इन्विजिलेटर लगा हुआ होता है, वीक्षक जो लगे हुए होते हैं, वीक्षक आपकी स्याही चेंज करने के लिए सील भी लगाते हैं कि इसने स्याही चेंज की है, जिससे वो प्रमाणित हो जाता है कि इसी विद्यार्थी ने किया है। तो आप स्याही चेंज के लिए आप सील भी लगवा लें। और जैसे ये जो बॉल पेन है, बॉल पेन में इतना स्याही चेंज का होता भी नहीं है, लगभग समान से होते हैं, तो इनमें कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। जैसे आप स्याही से लिख रहे हैं और स्याही में थोड़ा फर्क आ जाता है। जैसे मान लो आपने पेन चेंज किया है, पहले आप स्याही से लिख रहे थे, अब आप बॉल पेन से लिख रहे हैं, तो उस समय आपको जरूर उस कॉपी को प्रमाणित करवा लेना चाहिए, काट-छांट नहीं करनी चाहिए। अब प्रश्न लिखते लिखते में आपके उत्तर समाप्त हो गए, सारे उत्तर समाप्त हो गए। समाप्त होने पर आपको क्या करना है? अंत में समाप्त नाम लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है, समाप्त नाम लिखना है। जो प्रश्न खाली रह जाते हैं उन्हें आप इस प्रकार आड़ी जो तिरछी रेखाएं हैं उन रेखाओं से पार तक रेखाएं खींच दें। ये नहीं कि आप मतलब पूरे पेज में आप तरह तरह के इस प्रकार क्रॉस के निशान नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप एक रेखा खींच दें इस प्रकार, वो ही बहुत है। एक रेखा खींच देंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगी, वो अच्छी तरह से मान्य हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप जैसे 100 में से 100 अंक प्राप्त कर, बहुत सारे विद्यार्थियों की अच्छी तैयारी होती है लेकिन फिर भी वो लिखने में, या जैसे मान लो प्रश्न अटेंड करने में, या जैसे मान लो कोई रेखांकित नहीं किया है, या उत्तर पुस्तिका में कोई अनावश्यक बात लिख दी है, या जैसे व्याकरणिक त्रुटि हो गई है, या जैसे मान लो उन्होंने संयोजक शब्द या विराम चिन्हों का अधिक प्रयोग किया है, या जैसे जहां पर विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होना चाहिए वहां पर भी उन्होंने कर दिया है। ये सब बातें आप पर, आपके जो प्रश्नोत्तर, आपकी जो मार्किंग होती है उस मार्किंग पर बहुत ज्यादा असर करती है। अब जैसे मान लो आप एक और ध्यान रखें, देखिए ये जो बातें हैं अपन ने चर्चा की और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप अच्छी तरह से तैयारी भी करेंगे, आपकी तैयारियां अच्छी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो आपकी मेमोरी में सेव हो गया है। जो आपने पढ़ा है वो आपकी मेमोरी में सेव हो गया है स्थायी रूप से। जब भी आप परीक्षा में जाएंगे, परीक्षा में जाते ही सब कुछ याद आ जाएगा। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको अनवरत रूप से पढ़ाई करनी है। अब कम रहा है समय,
इस कम समय में हमें क्या करना है, इस कम समय के लिए हमें और क्या करना है। जैसे मात्र 20 दिन रहे हैं और 20 दिन में संपूर्ण पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ें। स्वाध्याय के लिए हमें समय विभाग चक्र बनाना है तो कैसे बनाएं। देखिए, अब विद्यार्थी है वो स्वाध्याय करेंगे। लगभग विद्यालयों में आपका जो सिलेबस है हो गया है। सिलेबस के साथ साथ आपके जो प्री बोर्ड है वो भी हो गए हैं और प्री बोर्ड में आपके रिजल्ट भी आ गए हैं कि आपका स्तर कहां तक है। अब आप उस स्तर को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो इस स्तर को बढ़ाने के लिए अब आपको पता भी लग गया है कि मेरे लिए कौन से विषय में कम नंबर आए हैं, कौन से विषय में अच्छे नंबर आए हैं। अब हमें क्या करना है, इस 20 दिन के समय में हमें इस समय को किस प्रकार विभाजित करना है। 20 दिन के समय में हमें टाइम टेबल बनाना है। अब देखिए, थोड़ी सी मुश्किलें तो होगी, मुश्किलें तो होती है। आपको पता है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता। संघर्ष करने वालों के कदमों में जहान होता है, संघर्ष करने वालों के कदमों में जहान होता है। तो हम इस छोटे से समय 20 दिन के समय को भी हम इस प्रकार विभाजित करें कि संपूर्ण पाठ्यक्रम हमारे सामने आ जाए। तो आइए चलते हैं, मैं मेरे हिसाब से आपको टाइम टेबल बता देता हूं कि आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं और इसके आधार पर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से भी उसे संशोधित भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं टाइम टेबल निर्माण के लिए कि हम इसका टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो टाइम टेबल के संबंध में यूं है कि जैसे आप घर पे ही रह रहे हैं और घर पे ही आप स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय करने के लिए आपको किस प्रकार टाइम टेबल बनाना है। प्रातः सुबह मॉर्निंग में आप लगभग 5 बजे तैयार होकर के, यानी आपके नित्य कर्मों से जो नित्य कार्य हैं, शौचादि कार्य हैं, उनसे निवृत्त होकर के और 5 बजे आप पढ़ने के लिए बैठ गए और 5 बजे से 7 बजे तक यानी 2 घंटे आपने इंग्लिश पढ़ा, क्योंकि ये समय जो होता है वो थोड़ा अच्छा समय होता है, इसमें जो कठिन विषय होता है उसे ले लिया जाए। 2 घंटे आपने क्या पढ़ ली, अंग्रेजी पढ़ ली। अब 2 घंटे इंग्लिश पढ़ने के बाद 7 बजे से 8 बजे तक, 7 बजे से 8 बजे तक थोड़ा आप जैसे नाश्ता कर लें, ब्रेकफास्ट कर लें, ब्रेकफास्ट करके और 1 घंटे का समय आप इधर उधर ले सकते हैं। जस्ट 8 बजते ही आप वापस बैठ गए और 8 बजे से 10 बजे तक वही 2 घंटे और 2 घंटे आपने हिंदी विषय पढ़ लिया, हिंदी विषय पढ़ लिया 10 बजे तक। 10 बजे आपने जैसे थोड़ा पहले आपने नाश्ता किया था, अब आप खाना खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। भोजन करने के बाद आपको पता है 1 घंटे का जो रेस्ट होना जरूरी हो जाता है। 10 बजे तक आपने रेस्ट कर लिया, 10 बजे भोजन किया, 10 बजे से 11 बजे तक, 11 बजे से लेकर के और 1 बजे तक, 1 PM तक वही 2 घंटे। और उन 2 घंटों में जो विषय आपको, जैसे आपके 3 ऑप्शनल विषय हैं, यूं मान लेते हैं कि आपके हिंदी साहित्य है, आपने 11 बजे से 1 बजे के बीच हिंदी साहित्य को ले लिया और 1 बजे के बाद, क्योंकि आपने लगातार लगभग 6 घंटे पढ़ाई भी की है, 6 घंटे पढ़ाई की है, तो 6 घंटे पढ़ाई करने के पश्चात थोड़ा सा आप थक भी गए हैं, अपने आप को तरोताजा करने के लिए लगातार जब हम पढ़ते रहते हैं तो थोड़ी हमारी जो ग्रास्पिंग पावर होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, यानी हमें जैसे याद कम रहते हैं। फिर तो 1 बजे तक पढ़ ले, 1 बजे के बाद में थोड़ा सा आपने रेस्ट कर लिया और वो रेस्ट करके आप वापस उठते हैं 3 बजे। 3 बजे से लेकर के और 5 बजे तक, 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक वही 2 घंटे और आपने राजनीति विज्ञान पढ़ ली, राजनीति विज्ञान पढ़ लिया। साइंस के विद्यार्थी आप जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 3 बजे से 5 बजे तक और वही 2 घंटे हो गए। फिर इसमें आपको रेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि आप रेस्ट करके उठे हैं तो अब आपकी कैपेसिटी जो है 4 घंटे की हो गई है। तो अब आप वापस 5 से 7 बजे तक 2 घंटे और फिर आपने जैसे मान लो आपके भूगोल है या हिस्ट्री है या मान लो इकोनॉमिक्स है या और भी कोई विषय है, तो उस विषय को आपने पढ़ लिया और वही 2 घंटे। अब आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 विषय एक बार आपने पढ़ लिए हैं 2-2 घंटे और 7 ही बजे हैं अभी तक। अब 7 बजे के बाद आप डिनर करेंगे, खाना खाएंगे, शाम का भोजन करेंगे। शाम का भोजन करके थोड़ा हल्का भोजन करें
क्योंकि अगर ज्यादा भोजन कर लेते हैं, थोड़ा भोजन जैसे परीक्षा के समय आपको थोड़ा सा हल्का सा रखें ताकि आप बैठ सकें। यदि मान लो ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो फिर बैठा नहीं जाता, नींद आना शुरू हो जाती है, तो थोड़ा हल्का भोजन लें। अब आप 8 बजे वापस बैठते हैं, 8 बजे से 10 बजे तक। अब 500 विषय आपने एक बार पढ़ लिए हैं, अब आपके पास 2 घंटे और भी रह गए हैं। इन 2 घंटे में आप क्या कर सकते हैं? जो विषय आपका वीक है, कि जिस विषय में आपको लगता है कि मुझे इस विषय में कमजोरी है, या 2 विषय आपको लगते हैं कि 2 विषय कमजोर है और उन दोनों विषयों को मुझे 1-1 घंटा अधिक देना है, तो आप 2 विषय यहां पर कोई भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं और उन विषयों को ले सकते हैं। 10 बजे आप सो जाइए, 10 बजे सो गए, 10 बजे सोने के पश्चात वापस पुनः आप 4 से 4:30 के बीच में उठ गए और वापस 5 बजे पढ़ने के लिए बैठ गए। देखिए, मेरे विचार से ये जो कार्यक्रम है, यानी मेरा जहां तक अनुभव है, जहां तक मैं पढ़ता था, उस अनुभव को मैंने शेयर किया है। इस प्रकार पढ़ने से मेरे विचार से बहुत ही अच्छा आपका परिणाम आएगा और मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि आपका परिणाम और भी अच्छा हो, और भी अच्छे से अच्छा हो। और एक बार फिर मैं ये जो आपका सत्र 2020-21 है, इस 20-21 के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात और कहना चाहूंगा कि आप आगे बढ़ने के लिए अपने आप से वादा कर लो। अपने आप से ये कहो कि मत पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। मत पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, क्योंकि हमने किसी और से नहीं खुद से ही वादा किया है, हमने किसी और से नहीं खुद से ही वादा किया है। एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत, और आप सभी का उज्जवल भविष्य हो, आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो, और भी मेरे से जितनी सहायता होगी मैं आगे भी करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।